दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें तो इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाग 3 इसमें जो है मूलभूत अधिकार दिया गया है, और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, भारतीय संविधान को व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। मूल रूप से बात की जा रही है तो 7। ठीक है, अन्य मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 अन्य न्यायाधीशों का जो है प्रावधान दिया गया है। मतलब टोटल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रावधान है। याद रखना अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है किसके पास होता है। तो संसद के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे जो है परामर्श करते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो ये फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कनाडा की बात करें तो कनाडा से भारत की संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है, और ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये इनमें से सभी में है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी में है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय में। ठीक है,
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट अनिवार्य होना चाहिए, मतलब कार्य किए हों 10 वर्ष तक, ठीक है, एडवोकेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष की आयु तक जो अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये उपर्युक्त दोनों, ठीक है, उपर्युक्त दोनों प्रमाणित मतलब कदाचार और असमर्थता, इन दोनों प्रमाणित आधारों पर जो है हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, ठीक है, 65 वर्ष होती है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनका कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो इनका कार्य कौन करेगा? तो इनका कार्य जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है, संसद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, अंग्रेजी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो ये स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय को, भारत का जो उच्चतम न्यायालय हो तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कौन सा अधिकार है? तो देखिए यह उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उपर्युक्त दोनों हो जाएगा यहाँ पर। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जारी की जा सकती है। सी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे थे सर्वाधिक लंबी अवधि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक रहे थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है ये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए रेडी हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, न्यायाधीशों की संख्या में घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है आपके पास भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।